कविता क्या है? क्या जटिल बातों को सरलता से कहने का एक एहसास, या फिर सरल विचारों को कठिनाइयों से कहने का एक बोध? कविता क्या है? क्या छंदों का मिलना ही कविता है, या फिर छंदहीन बातों का इरादा? मुझे नहीं पता कि कैसे मैं कविता को भाषा में अभिव्यक्त करूं, पर इतना ज़रूर है कि जब भी मैं कोई अच्छा कविता सुनता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही मज़ेदार कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता बहुत ही मज़ेदार है, बस आप सुनिए इसको और इन्जॉय कीजिए। कविता का नाम क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और कवि का नाम आसकरन अटल। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है? सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादाओं का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो दूर, उल्टे बता रहा है उन्हें लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन जी को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। बंदर को पूर्वज मानूं तो घर में पिटाई, और ना मानूं तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? तो वे बोले, तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वे बोला, था क्या, आज भी है। विश्वास ना हो तो इस फिल्म में हीरो को देख लो, बंदर से 2 कदम आगे है। अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है। एक दिन दादाजी सायंकाल आम के भयंकर शौकीन अपने एक मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं ना मरता, किसी पेड़ पर चढ़ता, ना बाजार जाता ना भाव पूछता। अगर बंदर होता तो राम दुलारे यूं ना मरता। मैंने पूछा एक चोर से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोला, साहब सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन जो सिद्धांतों पर चलता है वो भूखों मरता है। मुझे भूखों नहीं मरना। बंदर को पूर्वज मानकर, पुलिस वालों को नाराज मानकर, अपने माई बाप तो पुलिस वाले हैं, अपन तो उन्हीं के पैदा किए हुए और उन्हीं के पाले हैं। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोला, जी हम तो सिपाही हैं, जो कहेंगे मान लेंगे, पर आप जरा धीरे बोलिए, दरोगा जी जाग जाएंगे। वे तो अपने बाप को बाप नहीं मानते, बंदर को क्या मानेंगे? उन्होंने सुन लिया तो आप और डार्विन दोनों को अंदर धर देंगे। मैंने एक नेता से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वे बोला, आदमी पहले बंदर था, ये सही है, पर लगता है तुमको हमारी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। हमारी पार्टी ने ही आंदोलन चलाकर बंदर को आदमी बनाया, उसके बाद देश आजाद किया। बेटा हमारी पार्टी के गुण गा, हमारी पार्टी नहीं होती तो तू आज भी बंदर होता। इस बार चुनाव जीत गए तो हम फिर एक आंदोलन चलाएंगे जिसमें बचे कुचे बंदरों को आदमी बनाएंगे। मैंने एक मदारी से पूछा, क्या आदमी पहले बंदर था? वे बोला, देख भाई, हम आदमियों को बंदरों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूँ, घर की बात बता रहा हूँ। मेरा एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटा जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, ए पास करवाया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भाई, हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे?
वे बोले, प्रश्न सामायिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ कर देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। वो इनकार कर देगा, वो शर्म के मारे डूब मरेगा। या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर, हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना है। हर एक की बात ने मन को छुआ। उत्तर तो नहीं मिला, पर एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अब मैं यूं नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। अब मैं पूछता हूं, आदमी आदमी भी है कि नहीं। और यहीं पर हमारे इस कविता का अंत हो जाता है। कैसा लगा ये कविता, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। चलिए अब असली कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर यूटिंग के एम्प्टी स्पिरिचुअल रूट को देखकर सोचने लगता है, अगर 5 स्पिरिचुअल रूट एक इंसान को मॉर्टल बना सकता है तो एम्प्टी स्पिरिचुअल रूट एक इंसान को इमॉर्टल बना सकता है। ये एम्प्टी स्पिरिचुअल रूट में हेवन और अर्थ की शक्तियाँ समाहित है। हालांकि इस एम्प्टी स्पिरिचुअल रूट में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता जिसके कारण हम इसकी शक्तियों को कल्टीवेशन के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, और वो ये है कि हम कल्टीवेशन के माध्यम से इसके शारीरिक और मानसिक ताकतों को बढ़ा सकते हैं। इस कल्टीवेशन की दुनिया में इन जैसे इंसानों का हाल बहुत ही बेहाल होता है, क्योंकि कल्टीवेटर इन्हें एक एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब बातें हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है कि तभी उसे यूटिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कहती है, क्या हुआ यंग मास्टर, आप किस गहराई में चले गए। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यूटिंग, क्या तुम मेरे डिसाइबल बनना चाहोगे। इस बात को सुन यूटिंग पहले तो चौंक जाती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या क्या सचमुच में यंग मास्टर, तो फिर मैं आपका डिसाइबल बनना स्वीकार करती हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे डिसाइपल बन रहे हो तो तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें अपने कल्टीवेशन को छुपाना होगा। दूसरा, मैं निरंतर तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए बहुत सी चीज़ें तुम्हें अपने आप ही सीखनी होगी। और हाँ, मैं इसमें तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा, बस तुम्हें अपना पूरा जोर लगाना होगा। तीसरा, अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो तुम बिना हिचकिचाए मुझसे कांटेक्ट करोगी। मैं तुम्हें एक मैसेंजर स्टोन दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करके तुम अपना मैसेज मुझ तक पहुँचा सकती हो, ठीक है। यूटिंग ने गंभीरता से तीनों बातों पर हामी भरी। इस चीज़ को देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये कितनी प्यारी डिसाइपल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइपल का नाम बोलते ही उसे अपने पुराने डिसाइपलों का चेहरे याद आने लगते हैं, और इसके कारण उसका चेहरा लाल पीला हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैडम लियोसासा की तरफ देखता है और कहता है, यूटिंग का कल्टीवेशन बहुत ही स्पेशल है, इसलिए ध्यान रहे गलती से भी यूटिंग की शक्तियाँ दुनिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना परिणाम बहुत ही बुरा होगा। इस बात को सुन मैडम लियोसासा गंभीरता से हमारे मेन कैरेक्टर के बातों पर हामी भरती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ से जाने से पहले आपका और यूटिंग का सुरक्षा का बंदोबस्त करके जाऊँगा। ये बोलते ही वो एल्डर बाई की तलाश में जाने लगता है। फिर एल्डर बाई के कक्ष में पहुंचकर वो एल्डर बाई से कहने लगता है, एल्डर बाई, मैं जानता हूँ कि आपका कल्टीवेशन टेक्निक इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं आपके स्पिरिचुअल पावर को ठीक कर सकता हूँ, जिससे आप और 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस बात को सुन एल्डर बाई कहने लगता है, यंग मास्टर, आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये लीजिए एल्डर बाई, ये है युआनलिंग पिल, इससे आपकी कल्टीवेशन की शक्ति और बढ़ जाएगी। युआनलिंग पिल को देख
एल्डर बाई बहुत ही खुश हो जाते हैं और सिर झुकाकर हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कहने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस बिल को मैं आपको यूं ही नहीं दे रहा हूँ, इसके बदले आपको मूलिंग कैसल की रक्षा करनी होगी। एल्डर बाई ने हमारी मेन कैरेक्टर की सारी बातें सुनी और उनके हर बातों पर हामी भरी। अब दूसरी तरफ हमें मैडम लियोसासा और यूटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैडम लियोसासा यूटिंग से कह रही है, देखो यूटिंग, अब तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ही अच्छे मास्टर मिल चुके हैं। यूटिंग, मास्टर की सारी बातें सुनना और अच्छे से कल्टीवेशन करना। इस बात को सुन यूटिंग कहने लगती है, मम्मी आपने कहा था इमॉर्टल कल्टीवेटर बहुत ही खुले विचार के होते हैं, तो क्या मैं और मास्टर फ्यूचर में कल्टीवेटर कपल बन सकते हैं? इस बात को सुन मैडम लियोसासा बहुत ही चौंक जाती है और उसे डांटने लगती है। तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर को देख वे लोग चौंक जाते हैं। फिर यूटिंग कहने लगती है, मास्टर आप यहाँ कब आएंगे? दूसरी तरफ मैडम लियोसासा कहने लगती है, यंग मास्टर आप तो बहुत ही अद्भुत है, आपके आने की आहट हमने तो सुनी ही नहीं। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ डिसाइपल बनाने आया हूँ, हेरा नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है, ठीक है, मैंने एल्डर बाई को कह दिया है आपकी रक्षा करने के लिए, आपको अब किसी चीज़ का डर नहीं, मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ आगे बढ़ने के लिए। तभी यूटिंग हमारे मेन कैरेक्टर को रोक लेती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे पर हाथ रखकर उसे शांत करता है और कहता है, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मेरा असली रूप दिखाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो अपना असली रूप सबके सामने दिखाने लगता है। उसके असली रूप को देख वो दोनों मोहित हो जाते हैं। अब हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से अलविदा कहकर अपनी यात्रा की ओर बढ़ने लगता है। यात्रा में जाते वक्त वो मन ही मन में सोचता है, काफ़ी समय व्यर्थ हो चुका है, अब मुझे 2 दिन लगेंगे वहाँ तक जाने के लिए। अब हमें डुआनली माउंटेन के बारे में बताया जाता है। डुआनली माउंटेन अपने कठिनाइयों के कारण जाना जाता है। ये जगह जितना ही सुंदर है उतना ही डरावना भी। यहाँ पर कई सारे शक्तिशाली जानवर रहते हैं, जिसके कारण इस जगह के आसपास कोई इंसान नहीं रहता। माउंटेन सीन। जब हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उस जगह के सामने एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा शक्तिशाली मेढक बैठा हुआ है। वो मन ही मन में सोचता है, ये मेढक अब नेशन सोल स्टेज तक पहुँच चुका है, ये मेढक 5 एलिमेंटल फूड के लिए बैठा हुआ है। फिर वो आगे सोचता है, खैर मुझे ये 5 एलिमेंटल फूड तो नहीं चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ 5 एलिमेंटल स्टोन के लिए, शायद मुझे यहाँ इंतज़ार करना चाहिए। जब ये मेढक वो 5 एलिमेंटल फूड खा के चला जाएगा तब मैं आराम से उस 5 एलिमेंटल स्टोन को ले लूँगा। ये सोचते ही वो आराम से उस पेड़ से थोड़ी दूर बनाकर वहाँ पर लेट जाता है और इंतज़ार करने लगता है। समय बीतता जाता है, रात हो जाती है, देखते ही देखते दिन भी बीतने लगता है, लेकिन वो मेढक वहाँ से जाता नहीं। अब हमारा मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या मैं इस मेढक को मार डालूं? मैं चाहूँ तो इस मेढक को मार सकता हूँ, पर लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी। ये सोचते ही वो कई समय तक अपने दिमाग पर जोर लगाने लगता है और फिर अचानक उसके दिमाग पर एक सुंदर सा योजना आ जाता है। सीन 1। सीन 2।
और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।